नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माना कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, हम सबको पता चल ही गया है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई रोक देंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो यही आना है। जब यही करंट अफेयर आना है तो क्यों ना अच्छे से तैयार कर लिया जाए। ठीक है, तो पेपर पीसीएस का पोस्टपोन हो गया है, 7 और 8 दिसंबर को हो गया है। मोस्ट प्रॉब्ली बिहार पीसीएस भी पोस्टपोन हो जाना है, और पता नहीं आरओ समीक्षा अधिकारी अपनी टाइम होगा या नहीं होगा, इसके लिए अभी मैं कुछ भी कह नहीं सकती। इस पर अभी आयोग भी मौन है तो मैं भी मौन हूँ। चलो हम तैयारी करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो आई दृष्टि आपकी आती है, आंख वाली घटना चक्र, उसका जो एलोबरेटिव फॉर्म में दिया होता है उसे पढ़ेंगे, जो विस्तार रूप से करंट अफेयर दिया होता है। तो उसमें राष्ट्रीय न्यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय न्यूज पर हम लोग बात करते हैं। पहली न्यूज क्या थी? पहली न्यूज थी एक राष्ट्र, खूब चर्चा में रहा। एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। देखो, ये एक राष्ट्र एक चुनाव पहली बार नहीं हुआ, अभी हम पढ़ेंगे कि पहले भी ये हुआ है। ठीक है, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। ये इसलिए करना जरूरी था क्योंकि चुनाव के चक्कर में बड़ा समय खराब होता था, गवर्नमेंट के काम सही से नहीं हो पाते थे, क्योंकि आधे टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो ड्यूटी करने में ही समय चला जाता है और बहुत सारी व्यस्तताएं हो जाती हैं उसकी वजह से। चलिए मैं पढ़ती हूँ आगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनाव से तात्पर्य है लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। ठीक है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देश में देखो कब कब होता था, इतिहास समझो। देश में 1951 से वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे, और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया और निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाने लगे, जिसमें बहुत अधिक व्यय तो होता ही है, साथ में आदर्श आचार्य संहिता, किसकी वजह से डिस्टरबेंस होता है? आदर्श आचार्य संहिता आदि के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में, किस कार्यों में? विकास कार्यों में दीर्घकालिक अवधियों के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। भारत में विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर 117वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रत्येक वर्ष बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, कौन से स्मरणीय तथ्य हैं वो पढ़ लेते हैं, याद करने लायक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी पहली रिपोर्ट में दिया था। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। फिर कह रहा है समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद ने 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। यह संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में कानून के परिणाम स्वरूप संशोधन होगा। साथ ही साथ निर्वाचन के 7 चरण के अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 83 में क्या दिया है? संसद के दोनों सदनों की अवधि दी गई है। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 172, इसमें क्या दिया गया? राज्य विधानमंडलों की अवधि दी गई है। में संशोधन करते हुए कौन सा अनुच्छेद 82 का को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। समझे? इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव होने के लिए 100 दिनों का अंतर, कितने दिनों का अंतर बताया है? 100 दिनों के भीतर आयोजित कराने हेतु तो एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा 100 दिन के भीतर। उपर्युक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। संविधान संशोधन की 2 शर्तें 368 में दिया हुआ है संविधान संशोधन, ये हम सब लोग जानते हैं। वो कौन कौन सी 2 शर्तें हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्रथम शर्त है दोनों सदनों में कुल सदनों के आधे से अधिक सांसदों का मतदान किया जाना अनिवार्य होगा, जबकि द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त की अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या में 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में होंगे। कितने? 2/3। ठीक है, ये दोनों ही अनिवार्य हैं। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक अधिनियम बन सकेगा। द्वितीय चरण के प्रस्ताव ने यानी स्थानीय निकायों के चुनाव, केंद्र एवं राज्यों के चुनाव 100 दिन के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने एवं पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। ठीक है, शर्तें समझ ली।
इसकी जो समिति गठित की गई थी वो 8 सदस्यीय थी। उन 8 सदस्यों में कौन-कौन से लोग थे एक बार पढ़ लेती हूँ, बहुत याद करने वाली चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगी बता दूंगी। गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समय में हुआ था। इसमें क्या था, पहला अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ही थे, प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयोग के, और अर्जुन राम मेघवाल ये विशेष आमंत्रित सदस्य थे। सचिव नितेन चंद्र थे सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। तो ये पहला आपका वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो गई। जितने इंपॉर्टेंट तथ्य थे सारे बता दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपकी योजना है वो है पीएम आशा योजना जारी की गई। तो पीएम आशा योजना को देख लेते हैं अच्छे से। पीएम आशा योजना वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक नई व्यापक योजना, जिसे व्यापक योजना को अम्ब्रेला योजना भी कहते हैं। समझ लेते हैं अम्ब्रेला योजना का कंसेप्ट क्या है। अम्ब्रेला योजना ऐसी योजना होती है जो अपने अंडर में 3 से 4 5 योजनाओं को, यानी एक मंत्रालय कई सारे मंत्रालय की योजनाओं को अपने अंडर में कवर करता है, उसे अम्ब्रेला योजना कहते हैं। तो ये आशा योजना कैसी है, ये अम्ब्रेला योजना है। ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। उपज का लाभकारी मूल्य। ठीक है, स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की बात कर रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। सेकंड स्मरणीय तथ्य, इसमें 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पीएम आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक कौन से कंपोनेंट शामिल किए गए हैं, तो उन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। 4 कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट हैं। पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी मूल्य समर्थन योजना। कौन कौन सी, मूल्य समर्थन योजना। सेकंड है मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी पीएसएफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। कैसा है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य स्थिरीकरण कोष। तीसरा है मूल्य घाटा भुगतान योजना यानी पीडीपीएस, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। फिर चौथी है बाजार हस्तक्षेप योजना, एमआईएस। क्या है, एमआईएस, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो पीएम आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पाद हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। समझ गए। तो ये 2 योजनाएं आपकी 2 हो गई हैं, एक वन नेशन एक वन इलेक्शन और एक पीएम आशा। दो पढ़ी है हमने, कौन सी, वन नेशन वन इलेक्शन और पीएम। अब तीसरी पढ़ने जा रही हूँ। 2 योजनाएं खत्म करने में आपका 9 मिनट लग गया। अब तीसरी पढ़ने जा रही हूँ, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों, ट्राइबल कम्युनिटीज को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके तहत जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें 63,000 गांव शामिल किए गए हैं, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है, जनजातियों के लिए लाभकारी योजना है। किस किस क्षेत्र में लाभकारी, चलो हम स्मरणीय तथ्य में पढ़ लेते हैं इसको। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान हेतु कुल अव्यय 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें केंद्रीय हिस्सा सेंट्रल शेयर कितना है, 56,333 करोड़ रुपीस, और राज्यों का हिस्सा 22,883 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, इस अभियान में 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुलक और गांव, 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल हैं। कितने, 549 जिले और 27 ब्लॉक, टोटल 30 राज्य। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ये भी एक प्रकार की अम्ब्रेला योजना ही है। तो ये क्या है, इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं। 25 तरीके के कार्यक्रम, अलग अलग इनके उत्थान के लिए 25 टाइप के अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें 17 मंत्रालय शामिल होंगे, तब वो 25 परफॉर्म कर पाएंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों, होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन क्षमता का दोहन करना तथा जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति SC/ST की संख्या 10.43 करोड़, देश भर में 704 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं।
तो ये आपकी हो गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम योजना। तो हमने 3 योजनाएं पढ़नी है, कौन कौन सी? वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री जनजातीय योजना और आपकी पीएम आशा। पीएम आशा कौन कौन सी? पीएम आशा, प्रधानमंत्री जनजातीय और वन नेशन वन इलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे बायो राइड योजना को मंजूरी। बायो राइड योजना को 12 मिनट ही हुआ है, अभी हम और पढ़ सकते हैं। बायो राइड योजना को मंजूरी। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बिराक। नेक्स्ट है बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी गई है। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली याद रखना, तारीख नहीं पूछेगा। स्मरणीय तथ्य क्या है? 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। बायो राइड का पूर्ण नाम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास। क्या नाम है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास। बायो राइड क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। राइड का मतलब है रिसर्च, इन्वेंशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या है? बायो का मतलब बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन्वेंशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 2 योजनाएं यथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास कौन R&D और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास I&ED का विलय किया गया है। ठीक है, 2 योजनाओं का विलय करके बायो राइड बनाया गया। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायो राइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान किया जाएगा। बायो राइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव उद्यमिता क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य इंपॉर्टेंट दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 का मतलब क्या है? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। बायो E3 देखो दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन का जैव निर्माण, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। बायो E3 नीति निम्न 6 व्यापक फोकस क्षेत्रों पर आधारित है। कौन कौन से 6 व्यापक क्षेत्र हैं? जल्दी से देख लेते हैं। पहला है जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम्स। दूसरा है कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन। तीसरा है सटीक बायोथेरेपिक्स। चौथा है जलवायु लचीली कृषि, क्लाइमेट रेजिडेंस। चौथा है जलवायु लचीली कृषि। 5वां है कार्बन कैप्चर एंड इसका उपयोग। 6ठा है भविष्यवादी समुद्र एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। इन नीतियों के तहत बायो निर्माण, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई योजनाएं। नेक्स्ट योजना है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफलता एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेल ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। ये बात हम सबको पता है। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस वे का अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर में किसके से किया है? BEML लिमिटेड के बेंगलुरु, कहां? बेंगलुरु रेलवे रेल परिसर में भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया है। इसमें BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन द्वारा निर्मित किया गया है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसको। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, याद रखना है, गुजरात में भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया। गुजरात में कहां किया है? गुजरात में किया। बनी कहां है? बेंगलुरु में, और उद्घाटन गुजरात में। इस ट्रेन का संचालन गुजरात के अहमदाबाद से भुज के मध्य हुआ है, ये याद रखना है, अहमदाबाद से भुज के मध्य। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्निर्माण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणाली से काफी भिन्न है। शहरी मेट्रो ट्रेन आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल अंतर शहर कनेक्टिविटी, ये बात याद रखनी है,
अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन शहर केंद्रों के आसपास क्षेत्रों में जोड़ेगी, जिससे बहुत ही वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय की कटौती होगी। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने वाली थी। किसके सहयोग से बनाई गई है? तो बीएमएल के सहयोग से बनाई गई है। 16 सितंबर 2024 को बनी कहाँ है? बेंगलुरु में बनी है। और ये एक स्लीपर ट्रेन सेट है। ठीक है, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट है और ये अहमदाबाद से भुज के मध्य चलाई गई है। बस इतनी चीजें याद रखना। और ये अंतर कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, शहरों की। अब मिशन मौसम क्या है? मौसम, चलो मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम तो खैर इस टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है पेपर पोस्टफोन का, लेकिन तब भी बढ़ना तो है ही। तो चलो मिशन मौसम। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। 2 वर्षों के लिए इस मिशन 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। स्मृति तथ्य। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से क्रियान्वयन करेंगे। भारत में मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। मिशन मौसम की परिकल्पना बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता हाई प्रेसियस के साथ में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक न्यू बेंचमार्क स्थापित करेगी। इसके लिए मिशन उन्नति अवलोकन प्रणाली, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीनी लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जाएगा। मिशन मौसम। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार एवं उपग्रह प्रणाली शामिल किए जाएंगे। यह मिशन मौसम को चरम घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने को नागरिक एवं हितधारकों को मदद करेगा। ठीक है, मिशन मौसम से रिलेटेड है, जिसमें हमें मौसम से और एब्सोल्यूट जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग संस्थान जुड़े हुए हैं, जिनकी मुख्य भूमिका रहेगी। कौन कौन से? भारत मौसम विज्ञान हो जाएगा, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान हो जाएगा और राष्ट्रीय मध्य अवधि। चलो आज के लिए नमस्कार, इतना ही करते हैं। फिर अगला जो न्यूज पढ़ेंगे वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पढ़ेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।